नमस्कार। हम लोग बैंकों में अपना पैसा जमा कराते हैं, जो हम कमाते हैं उसमें से जो बचाते हैं बैंकों में जमा कराते हैं। बैंकों के पास तरह तरह की स्कीम्स होती हैं जिनको वो अपने प्रोडक्ट्स बोलते हैं। और जब हम बैंकों में पैसा जमा कराते हैं तो बैंक क्या करते हैं उस पैसे का? बैंक उस पैसे को कर्ज़ के तौर पर देते हैं, उद्योगपतियों को देते हैं, छोटे बड़े बिजनेसेस को देते हैं ताकि वो अपने काम धंधे चला पाएँ, जिससे अर्थव्यवस्था के पहिए चलते रहें, जिससे लोगों की नौकरियाँ बनी रहें। लेकिन पिछले कुछ सालों से ऐसा देखने में आया है कि बहुत सारे लोगों ने, खासकर बड़े बड़े उद्योगपतियों ने, ये धंधा बना रखा है कि लोन लेते जाओ लेते जाओ लेते जाओ, बैंक भी उसको देते जाते हैं देते जाते हैं देते जाते हैं, और उसके बाद खुद को या तो दिवालिया डिक्लेयर कर दो या कर्ज़ा वापस करने में अपनी लाचारी जाहिर कर दो। लिहाजा बहुत सारे बैंकों ने और सरकारों ने इजाज़त दी है, सरकार ने इजाज़त दी है कि बहुत सारे कर्ज़े अब राइट ऑफ कर दिए जाए। अब यहाँ शब्दावली देखिए, वेव ऑफ, राइट ऑफ, बैड डेट्स, तीन है ये। एक तो वेव ऑफ हो गया, कर्ज़े माफ़ हो गए। एक राइट ऑफ या बैड डेट्स हो गया कि इसको बट्टे खाते में डाल दिया कि माफ़ नहीं किए हैं लेकिन ये कर्ज़े हमारे पास वापस नहीं आएंगे, ये बैड डेट हो गए हैं, तो हमने बट्टे खाते में डाल दिए हैं। माने रजिस्टर्स पर तो जो बैंक के जो रजिस्टर हैं उसमें तो ये कर्ज़े बने रहेंगे लेकिन ये आएंगे नहीं। अब ये शब्दों की हेरा फेरी है। आज तक जो बैड डेट हुए वापस आए नहीं हैं, ना ही सरकारों ने कार्रवाई की है। ये सिर्फ माफ़ीनामा ना कहा जाए कि कर्ज़े माफ़ कर दिए, हाँ, उस आरोप से बचने के लिए बट्टा खाता या राइट ऑफ या बैड डेट्स, इस तरह के शब्द इस्तेमाल होते हैं। सरकार ने एक आरटीआई के मुताबिक, रिजर्व बैंक ने बताया है, 68,607 करोड़ रुपए राइट ऑफ कर दिए हैं बड़े बड़े कंपनियों के, बड़े बड़े उद्योगपतियों के। ये आरटीआई के ज़रिए आई है जानकारी। ये आरटीआई डाली थी साकेत गोखले ने। साकेत गोखले ने इसलिए आरटीआई डाली थी क्योंकि राहुल गांधी ने यही सवाल संसद में पूछा था, तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया था। आइए पहले सुनते हैं राहुल गांधी ने क्या कहा था। मैंने पूछा था कि सबसे बड़े 50 विलफुल डिफॉल्टर हिंदुस्तान में कौन हैं? माननीय मंत्री जी, मुझे कोई जवाब नहीं दिया। मुझे घुमा फिरा के कुछ और बोला है, मगर जो 50 नाम हमने मांगे, जो प्रधानमंत्री जी कहते हैं, आप प्रश्न पूछो ना। नहीं, थोड़ा बोलने तो दीजिए। आप मूल प्रश्न थोड़ा बोलने तो दीजिए। हाँ, सेट तो करने दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन था, उसका जवाब नहीं मिला, लंबा भाषण मिला। मगर मुझे जो चोट पहुंची कि जो मेरा पार्लियामेंट्री हक है, मेरा एक सेकेंडरी क्वेश्चन पूछने का, वो मुझे स्पीकर जी ने पार्लियामेंट में पूछने नहीं दिया। तो जिन कंपनियों के नाम सामने आए हैं आरटीआई के ज़रिए, उन बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। उसमें मेहुल चौकसी भी शामिल है, मेहुल भाई, जिनको प्रधान सेवक ने मेहुल भाई कहा था। उसमें नीरव मोदी भी शामिल है, उसमें और भी बहुत बड़े बड़े नाम शामिल हैं। ये आपको साकेत गोखले खुद बता रहे हैं कि उन्होंने क्या किया और उनको हैरानी किस बात की है। आरबीआई ने आरटीआई रिस्पांस में जो हमें लिस्ट भेजी है, जो 50 विलफुल डिफ़ॉल्टर्स की लिस्ट है, तो उनकी कुल मिला के जो अमाउंट आती है, रिटर्न ऑफ अमाउंट है, वो है 68,607 करोड़, जो कि ताकि यूएस डॉलर में देखा जाए तो 8 बिलियन यूएस डॉलर्स तक आती है अमाउंट। तो इनमें से जो कंपनियां हैं लिस्ट में, उनमें से काफ़ी प्रिडिक्टेबल नाम है उनमें, जैसे मेहुल चोकसी की कंपनीज हो गई, गीतांजलि जेम्स हो गए, नीरव मोदी की कंपनीज हो गई। तो ये जो प्रिडिक्टेबल नाम काफ़ी हैं इस लिस्ट में। इस लिस्ट में एक आध दो नाम ऐसे भी हैं जो हैरान करने वाले हैं। जैसे एक नाम इसमें है रुचि सोया का। अब रुचि सोया एक कंपनी है, सोयाबीन की कंपनी है, जिसे कुछ महीनों पहले बाबा रामदेव की पतंजलि ने खरीदा था इस कंपनी को। इस कंपनी की शेयर प्राइस तब से बढ़ते जा रही है। तो इस कंपनी को विलफुल डिफ़ॉल्टर करके जो एक्सेप्ट कर लिया गया है और आरबीआई ने इसका नाम विलफुल डिफ़ॉल्टर में डाला है, तो चौंकाने वाली बात यह है कि जब पतंजलि ने इस कंपनी को खरीदा है तो इनके जो कोई भी पेंडिंग कर्जे हैं, इनकी जो लोन अमाउंट है, ये बैंकों को वापस करना भी पतंजलि की जिम्मेदारी हो जाती है खरीदने के बाद। अब ये पूरी अमाउंट पतंजलि अदा करेंगे क्या? रुचि सोया के जो कर्जा है वो चुकाएंगे? अब ये सवाल का जवाब तो सिर्फ पतंजलि दे सकते हैं। अब इसमें इरेगुलरिटीज़
हुई है, हाँ जी बिल्कुल हुई है, क्योंकि आप अगर ये लिस्ट देखेंगे इनमें से जो मेजॉरिटी नाम है ये ऐसे लोग हैं कि जिनके खिलाफ सरकार टाइम पे एक्शन ले सकती थी। इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें हिंदुस्तान से भागने का मौका भारत सरकार ने दिया। तो कुल मिलाकर हम ये जानना चाहेंगे कि जो उदारता ये दिखाई गई है बड़े बड़े घरानों की तरफ, हाँ, किसानों की तरफ क्यों नहीं दिखाई गई? जहाँ उन पर 2-2 हज़ार रुपये के कर्जे के लिए किसान आत्महत्या कर लेते हैं और हमें खेती किसानी पर ही जोर देना है। ऐसे 200 अरब पति चाहे डूब जाएं, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। जब तक किसान है, मजदूर है, तभी तक हम लोग भी हैं, हमारी इकॉनमी भी है, हम उसी से ही ज़िंदा हैं। तो ऐसी उदारता तब क्यों नहीं दिखाई गई? और ये जितने भी कर्जे माफ़ किए गए हैं, मतलब माफ़ किए गए माने बट्टे खाते में डाल दिए गए हैं, ये दूसरा शब्द है कि बैड डेट इनको डिक्लेयर कर दिया, राइट ऑफ कर दिया है। अब सरकार इन पर क्या एक्शन लेगी कभी? हमें पूरा शक है। इस समय में जबकि अर्थव्यवस्था की हालत जितनी गंभीर है हमारी, इन सब से पैसा वसूल करना चाहिए था। इनके जो निजी एसेट्स हैं, इनकी अपनी निजी संपत्ति है, उसकी नीलामी करके हो, चाहे कुछ भी हो। इसमें विजय माल्या भी शामिल है। वो तो बेचारा बहुत छोटी सी चीज़ है विजय माल्या, तो उसने तो बहुत कम मतलब पैसे देने हैं, जो बड़े बड़े घाघ चले गए यहाँ से। चौकसी की वापसी होनी थी, उसका क्या हुआ हम नहीं जानते। नीरव मोदी की वापसी होनी थी, उसका क्या हुआ हम नहीं जानते। पनामा पेपर सरकार के पास है, पैराडाइज पेपर सरकार के पास हैं, विदेशों में और भी बहुत ज़्यादा धन जमा है। ये रुचि सोया वाली जो बात है, जो रामदेव ने खरीदी है, ये भी गले नहीं उतरती। ऐसा क्यों? ये दोहरा बर्ताव क्यों है? और आर्थिक मंदी के समय में जब हमारी अर्थव्यवस्था ने इतनी गहरी चोट खाई है, नोटबंदी की वजह से, जीएसटी की वजह से, अब कोरोना वायरस की वजह से, इन लोगों के प्रति, इन लोगों की तरफ इतनी उदारता क्यों दिखाई गई है? अमेरिका के राष्ट्रपति ने एक संकेत दिया है कि हो सकता है वो चीन से मुआवजे की मांग करें और मुआवजे के लिए कहें। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस हुआ है, ये वुहान, चीन के शहर वुहान से शुरू हुआ और पूरी दुनिया में फैल गया है, जिससे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर बहुत गहरा असर पड़ रहा है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं जो 1930 का ग्रेट डिप्रेशन हुआ था, उससे भी ज़्यादा असर पड़ रहा है। 1930 के ग्रेट डिप्रेशन से उबरने के लिए अमेरिका ने क्या किया था? 3 नए सेक्टर शुरू किए थे। एक तो था हथियारों का सेक्टर, और हर जंग हथियार बनाने वाले के लिए एक मार्केट होती है। अपनी इकोनॉमी को रिवाइव करने के लिए, अर्थव्यवस्था को दोबारा खड़ा करने के लिए एक तो हथियारों का सेक्टर शुरू किया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, अमेरिकी असला खूब बिका उसमें, ठीक है। दूसरा किया था ये जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी है, पुरानी टेक्नोलॉजी है, उसको विकासशील देशों में बेचना, चाहे वो ये बटन बनाने की मशीन हो, ये टूथपेस्ट कंटेनर हो, सुई हो, छोटी जो ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी। इससे क्या हुआ? 2 मार्केट्स बनी। एक तो जो विकासशील देश थे उनमें पुराने माल की, पुरानी टेक्नोलॉजी की मार्केट बनी, और अमेरिका के अंदर जो नई टेक्नोलॉजी थी उसकी मार्केट बनी। उससे अर्थव्यवस्था को रिवाइव करने की कोशिश की गई। और तीसरा था वेस्ट प्रोडक्ट सेक्टर, जिसे कुछ लोग कहते हैं, ये डिओडोरेंट वगैरह और सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह, जिनके बिना ज़िंदगी चलती है, वो बड़े पैमाने पर मतलब उसको भी शुरू किया। तब तो अमेरिका ने अपनी इकॉनमी सुधार ली ऐसे 1930 में। इस दफ़े जो चल रहा है इसको 1930 से भी बुरा माना जा रहा है। बहरहाल पूरी दुनिया इस वक्त चीन से नाराज़ है, और लोग, ट्रंप अकेले नहीं हैं, और लोग भी हैं। ट्रंप का कहना है, वी आर नॉट हैप्पी विद द होल सिचुएशन बिकॉज वी बिलीव इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड एट द सोर्स। हम खुश नहीं हैं, जो कुछ भी हुआ, जो भी परिस्थिति है, जो भी हालात हैं, हम इनसे खुश नहीं हैं, क्योंकि हम ये मानकर चलते हैं कि जहाँ से ही शुरू हुआ था वहीं पर ही इसको रोका भी जा सकता था। इट कुड हैव बीन स्टॉप्ड क्विकली एंड इट वुडंट हैव स्प्रेड ऑल ओवर द वर्ल्ड। इसको वहीं पर तुरंत जल्दी ख़त्म किया जा सकता था और ये पूरी दुनिया में ना फैलता कोरोना वायरस। देयर आर लॉट ऑफ वेज यू कैन होल्ड देम अकाउंटेबल। बहुत सारे रास्ते हैं इनको, चीन को जवाबदेह बनाने के लिए। वी आर डूइंग सम वेरी सीरियस इन्वेस्टिगेशंस एज यू प्रोबेबली नो। शायद जैसे आपको अंदाज़ा होगा, हम बहुत ही गंभीर किस्म की पड़ताल कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं कि हुआ क्या था। अब इसमें धमकी भी निहित है, शामिल है, ठीक है। और इसके अलावा जब ट्रंप से पूछा गया कि जर्मनी के एक अखबार ने हाल ही में अपने एडिटोरियल में, संपादकीय में लिखा है कि चीन को जर्मनी को मुआवजा देना चाहिए $165 बिलियन का, क्योंकि जो इकोनॉमिक डैमेज हुई है, जो अर्थव्यवस्था का नुकसान है, वो चीन की वजह से हुआ है, इस वायरस की वजह से हुआ है।
ट्रंप से पूछा गया क्या आप भी ऐसा करने की सोच रहे हैं, तो ट्रंप का कहना था वी कैन डू समथिंग मच ईजियर देन दैट, हम इससे भी ज़्यादा आसान चीज़ कुछ कर सकते हैं। अब वो आसान चीज़ क्या हो सकती है हम नहीं जानते। ऐसे में जापान ने एक ये किया है कि 220 बिलियन येन यानी 1.6 बिलियन पाउंड्स का एक पैकेज दिया है अपनी उन कंपनियों को जिनकी फैक्ट्रियाँ चीन में थी कि यहाँ से निकलो। उनको इंसेंटिवाइज किया है, उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं कि चीन को छोड़िए आप और वापस जापान आइए। ये भी ऐसा भी हो सकता है कि और मुल्क भी ऐसा करें, ऐसे शामिल हों करें। जैसे हमने कल रात को भी बताया था कि 56 कंपनियां चीन छोड़ने का फैसला कर चुकी हैं। इनमें से ज़्यादातर वियतनाम गई हैं, साउथ कोरिया गई हैं, थाईलैंड गई हैं। भारत के से सिर्फ 3 आई हैं क्योंकि हमारे यहाँ का बुनियादी ढांचा नहीं है। हमारे यहाँ की जो नौकरशाही है वो रोड़े अटकाती है, फैसिलिटेट नहीं करती है। और तीसरे जो हमारी नीति है FDI को लेकर वो हमेशा ढुलमुल रही है, वक्त वक्त पर बदलती रही है। बहरहाल चीन को पनिश करने के, चीन को सज़ा देने के और क्या तरीके हो सकते हैं, इसका संकेत ट्रंप ने दिया है। इतना ज़रूर है कि माहौल बन रहा है, चीन के खिलाफ बन रहा है, लेकिन भारत को इससे क्या मिलेगा, क्या फ़ायदा होगा, क्या भारत तैयार है इस अपॉर्चुनिटी को, इस मौके का इस्तेमाल करने के लिए, अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। नमस्कार। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।